नमस्कार और जय हिंद। स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज पे। आज हम एक ज़रूरी चैप्टर करने वाले हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में है, जो आसाम टेट, आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सभी के पॉलिटिकल साइंस में ये ज़रूरी है, स्पेशली क्लास 10 के लिए। और अभी आने वाले जो टेट एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज करके रखा हुआ है ताकि आप आराम से उसको समझ सकें। बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें डाला जा रहा है ताकि एग्जामिनेशन में आपका रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले देखिए 1946 में मार्च के महीने पे कैबिनेट मिशन इंडिया पे आया था। लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर क्लेमेंट इटली थे, जो इंडियन डिमांड्स के ऊपर सिंपैथेटिक थे, क्योंकि उससे पहले उनका प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल। बाद में क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर होते ही उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा। उस कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिनको हमें जानना है। एक का नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिसको हम लोग क्रिप्स मिशन के नाम पे भी जानते हैं। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स उसके लीडर थे, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द ट्रेड। उसके बाद उनके साथ थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, एंड मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर, जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी अर्थात रॉयल नेवल के पहले लॉर्ड थे, मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर। इन तीनों नाम के साथ इनके पद को याद रखना ज़रूरी है। इनको भेजा गया कैबिनेट मिशन के हिसाब से इंडिया पर, ताकि इंडिया पे आकर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए एक कंजीनियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एक ग्रुप बनाया जाए पढ़े लिखे लोगों के साथ, शिक्षित लोगों के साथ, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाए, ड्राफ्टिंग कमेटी बना जाए। तो कैबिनेट मिशन भेजा गया मार्च 1946 में, भेजा क्लेमेंट एटली ने, जो लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे तब, और इन्होंने कैबिनेट मिशन पे 3 लोगों को भेजा, हेडेड बाय सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, उनके साथ लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस एंड मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर। फर्स्ट एवर मीटिंग, जो पहली सीटिंग जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग को प्रिसाइड ओवर किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। सो ये पॉइंट्स हमें याद रखना है कि फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। कैबिनेट मिशन आते ही पहली मीटिंग उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की, जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने में 9 दिसंबर 1946 में इस मीटिंग का प्रिसाइड ओवर यानी वहां उस मीटिंग को संचालन किया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। उसी मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मूविंग फॉरवर्ड, सब मिलाकर यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा गलती हो गया, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ऑल टुगेदर 11 सीटिंग की, 11 मीटिंग अलग अलग होने के बाद, 11 सीटिंग्स के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाता है। उस कमेटी असेंबली मिलकर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाता है, जहाँ पर 7 लोगों की एक कमेटी बनती है। उस कमेटी में कौन कौन है, कौन कौन थे, कुछ चेंजेस भी आए थे, वो हम एक एक करके अभी देखेंगे। तो सबसे पहले जाने कि 29 अगस्त 1947 में ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाने के बाद सवाल आया 1947 से लेकर 1950 तक, काफ़ी एक लंबा समय गया। ये लंबा समय क्या हुआ, कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनी, ये सारा कुछ अभी हम लोग जानेंगे। करीबन 2 साल 11 महीना 18 दिन, इसको मार्क करके रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 years 11 months and 18 days was taken by the drafting committee to prepare the this one कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, और इसको सबमिट किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, उनको हैंड ओवर किया 26 नवंबर 1949 पे। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीना 18 दिन के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाने के बाद इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हाथ में हैंड ओवर किया गया। कब? 29 नवंबर 1949। तो सवाल आया, अगर 29 नवंबर 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार था तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और 2 महीने क्यों लगे? इसके 2 कहानी। पहला कि 26 जनवरी 1950 को डेट इसीलिए चुना गया क्योंकि उस डेट को 1930 पे पूर्ण स्वराज का डिमांड दिया गया था। पूर्ण स्वराज का डिमांड 1930 पे, क्योंकि दिसंबर 31 1929 लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस नेहरू जी ने ट्राइकलर होस्ट करके
ट्राई कलर को होस्ट किया था यानी हमारे तिरंगे को। और उस दिन उन्होंने पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया था, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। तो ये हमें याद रखना है कि पूर्ण स्वराज वाज सेलिब्रेटेड इन 1930 एंड द डेट वाज 26 जनवरी। सो दिसंबर 31 और 1929 लाहौर सेशन में ये तय किया गया था, ट्राई कलर को होस्ट किया गया था। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और 2 महीने ये भी लगे क्योंकि इतना बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो अगर भारत जैसे देश जहाँ पर सभी लोग पहले जनरल इलेक्शन को मजाक उड़ा रहे थे कि इतने बड़े डेमोक्रेटिकली एक इलेक्शन होना है, इस इलेक्शन में इतने करोड़ों की संख्या में जो देश है जहाँ पर आर्थिक अवस्था ख़राब है, जस्ट अभी आज़ादी मिली है, इसको लेकर काफ़ी लोगों ने काफ़ी अलग अलग आर्टिकल्स भी दिए, कुछ कमेंट्स भी किए कि ये बिगेस्ट फेलियर एंड बिगेस्ट गैम्बल ऑफ द हिस्ट्री करके भी कहा गया था। लेकिन भारतीय लीडर और नेहरू जी का सराहना ये करना है कि हमारे इलेक्शन को उन्होंने पहला जनरल इलेक्शन 1951-52 के अंदर उन्होंने कंप्लीट कर दिया। 50 में कोशिश की गई थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पर हमारे एजुकेशन के हिसाब से लिटरेसी रेट 15% था और वुमेन वोटर लिस्ट तैयार नहीं था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो प्राप्त वयस्क वोटाधिकार है वो तैयार नहीं हुआ था, जिसके ऊपर लोग मजाक उड़ा रहे थे। तो सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी लीडर्स को, सभी जननायक जो हैं उनको पहले समझाना ज़रूरी है ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसके बाद ताकि ये आम जनता को एक एक लीडर जाकर समझा सके। करीबन कई सौ लीडर्स तैयार किया गया, ट्रेन किया गया, फिर जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया यानी इम्प्लीमेंट किया गया 26 January 1950. So constitution came into force in 26 January 1950 and due to many administrative and other related problems इसको 2 महीने के लिए, जैसे एक तो देखा कि एक पूर्ण स्वराज का डिमांड था, उस डिमांड का डेट मिलाने के लिए उन्होंने किया, एक पूर्ण स्वराज का डिमांड को उसी दिन को कंप्लीट इंडिपेंडेंस माना गया था उस डेट को मिलाने के लिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, अवेयरनेस को स्प्रेड करना था। सो इट हैज़ टू बी नोटेड दैट तो सवाल आता है 1947 से लेकर 1950 तक जब तक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हुआ तो देश चला कैसे? देश चला एंटरिम गवर्नमेंट ने चलाया और प्रधानमंत्री थे हमारे नेहरू जी। तो ये कैसे चला? अकॉर्डिंग टू 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर भारत 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक चला। उसके बाद हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ, उसके बाद नॉर्मल सरकार आई, सरकार आने के बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद कांग्रेस का डोमिनेंस चला। 3 लगातार जो जनरल इलेक्शन है उन्होंने डोमिनेट किया। सो उसका हम अलग वीडियो बनाकर देखेंगे। तो एक एक करके मेंबर्स के बारे में देखते हैं। पहला हो गया दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ये अय्यर है, एल हो गया, ये आई होना चाहिए। वॉज वन ऑफ द मेन मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने मद्रास जनरल ऑफ मद्रास स्टेट के एडवोकेट भी थे 29 से लेकर 44 तक। उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी जानना है। नेक्स्ट मेंबर थे जिसको हम लोग एन गोपालस्वामी अयंगर कहते हैं। इनका पूरा नाम हो गया दीवान बहादुर सर नरसिम्हा अयंगर गोपालस्वामी अयंगर। ये राज्यसभा के मेंबर थे और कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, सिलेक्टेड एज द फर्स्ट मिनिस्टर विदाउट अ पोर्टफोलियो। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी इनके बारे में जानना यह है कि कश्मीर अफेयर्स पे इनके नज़र लगातार थी और यही थे जिन्होंने आर्टिकल 370 को ड्राफ्ट किया था। ये बड़ा करके मैंने लिखा, याद रखिएगा। आर्टिकल 370 को ड्राफ्ट करने वाले थे एन गोपालस्वामी अयंगर, हु वाज द वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। और ये बाद में हमारे रेलवे मिनिस्टर भी बने थे। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ऑल्सो नोन एज बाबा साहेब अंबेडकर। ही वॉज द ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, politician and social reformer and who inspired the Dalit Buddhist movement and he campaigned also the social discrimination के अगेंस्ट में। इन्होंने सामाजिक जो अनटचेबिलिटीज़ हैं, समाज में जो पनपते ऐसे कीड़े थे, उनको उन्होंने हटाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। बाबा साहेब अम्बेडकर को ही आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और वो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी थे। ये ज़रूरी पॉइंट्स को मार्क करके रखना है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं फिर के.एम. मुंशी, जिनका पूरा नाम है कन्हैया लाल मानेकलाल मुंशी। उनका पेन नेम है घनश्याम व्यास। ज़रूरी पॉइंट है, मार्क करके रखिए, घनश्याम व्यास।
was a brilliant Indian independent movement activist, politician, writer and educationist and from Gujarat. वो थे मुंशी जी थे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड ऑफ इंडिया ज़रूरी एंड गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश एज वेल. क्वेश्चन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, ये सबको मार्क करके रखिए, स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. सर सैयद महमूद सदुल्ला, सर मोहम्मद सदुल्ला, ये एकमात्र मेंबर थे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट और असम से थे. ये असमीस मुस्लिम थे, असम के थे, जो कि ब्रिटिश इंडिया के समय में प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था. उस समय में ब्रिटिश इंडिया के समय में, नॉट फ्री इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के समय में असम के प्राइम मिनिस्टर थे वो. एंड ही वॉज द चेयरमैन ऑफ गुवाहाटी म्यूनिसिपैलिटी एज वेल 1919 में. और एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर फॉर असम फॉर 24 से लेकर 34 तक वो मिनिस्टर इंचार्ज भी थे वो. सो याद रखिए, असम से अगर एकमात्र कोई मेंबर था ड्राफ्टिंग कमेटी में, वो थे सर सैयद मोहम्मद सदुल्ला. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, BL मित्तर. BL मित्तर वॉक एज, अभी ये नाम सुनकर आपको लगेगा BL मित्तर तो लिस्ट में है नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है माधवराव. तो पहले देख लीजिए, BL मित्तर ही उसके मेंबर थे. BL मित्तर विद द दीवान ऑफ बड़ौदा. और मित्तर इज सेड टू हैव मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया. ये प्रिंसली स्टेट्स को जो इंटीग्रेशन करने में हमारे लोह पुरुष के साथ वो काफ़ी उन्होंने रोल प्ले किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ. बाद में तबीयत खराब होने के कारण वो रिप्लेस किए गए माधवराव. वहाँ पर माधवराव आकर उनके जगह पर बैठे. तो माधवराव कौन है? माधवराव का पूरा नाम हो गया प्रधाना शिरोमणि सर न्यापथी माधवराव, जो 8 जून 1887 में उनका जन्म हुआ था और 28 अगस्त 1972 में उनका देहांत हुआ. वॉज वन ऑफ द इंडियन सिविल सर्वेंट. ये एक इंडियन सिविल सर्वेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर हु सर्व्ड एज द दीवान इन मैसूर इन 1941 टू 1945. ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ द कमिटी. आगे बढ़ते हैं. DP खेतान. DP खेतान वॉज वन ऑफ द ऑनर्स ऑफ द खेतान कंपनी. खेतान फैन पहले आपने सुना होगा, खेतान कंपनी के ऑनर्स थे. तो one of the oldest working law firms in India, and it had 530 free earners and consultants, including 115 partners and directors. तो बहुत बड़ी कंपनी है. तो Devi found this company in 1911 and this was the assistance of his brother. With the assistance of his brothers, देवी प्रसाद खेतान ने खेतान कंपनी खोली थी. लेकिन उनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमुचारी, DP खेतान के मृत्यु के बाद TT कृष्णमुचारी कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बने. He was the Indian politician who served as the finance minister in 1956 to 1958 and from 1964 to 66 इस समय में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे. तो ज़रूरी हमें ये रखना है, DP खेतान के मृत्यु के बाद TT कृष्णमुचारी वहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बने. BL मित्तर के तबीयत खराब होने के कारण माधवराव वहाँ के मेंबर बने. तो ये 2 रिप्लेसमेंट याद रखना है हमें. BL मित्तर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, लेकिन बीमार होने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण माधवराव वहाँ पर आए. और देवी प्रसाद खेतान के मृत्यु के बाद TT कृष्णमुचारी, तिरुवल्लोर थत्तई कृष्णमुचारी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बने. सो हियर वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप यू पीपल हैव लाइक्ड. ज़रूरी पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मैट्रिक के लिए हो, HSLC हो, या फिर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, या फिर असम टेट के लिए हो. तो आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड. अगर कोई क्वेश्चन है ज़रूर टेक्स्ट कीजिएगा और यहाँ पर मैसेज कीजिएगा ग्रुप में, ताकि इसी में वीडियो में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इसका आंसर कर सकूँ. एंड इफ़ आई हैव मेड एनी मिस्टेक्स, सो प्लीज़ गाइड मी सो दैट आई कैन ऑल्सो ब्रश अप माई information. Thank you for your time. Have a great day.